हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वह है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सरलता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पे आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 16। राजा नायक सिंह अपने दल के साथ एक दिन पंचनंद पहुंच गए। पंचनंद, जिसे पंचंदा भी कहते हैं, बुंदेलखंड का एक विशेष स्थान है। यमुना, चंबल, सिंधु, पहुल और कुमारी, ये 5 नदियां उस जगह आकर मिली है। स्थान की विस्तृत जो भयानकता उसकी विशाल सुंदरता से होड़ लगी है। बालू, पानी और हरियाली का यह संगम भय और सौंदर्य के विचित्र मिश्रण की रचना करती है। इस संगम के करीब एक गढ़ी थी। राजा उसी में जाकर ठहरे। संध्या के पहले ही डेरे पड़ गए। मार्ग से भटकी हुई दूर की गढ़ी में पहुंचकर किसी को भी हर्ष नहीं हुआ। केवल लोचन सिंह ने ठंडा पानी पीकर घोड़े की पीठ ठोकते सोचा कि आज रात भर अच्छी तरह सोऊंगा। कलापी पंचनंद से दूर नहीं थी। कलाम्पी की फौजदार से किसी तत्काल संकट की आशंका थी। उन दिनों मिलाप करते करते धूड़ी चल पड़ी थी और जो झूड़ी चलते चलते मिलाप हो जाता था। जनार्दन मेल और लड़ाई दोनों के लिए तैयार था। कुछ लोग सोचते थे कि दिलीप नगर छोड़ जाने में राज्य की हत्या का सा काम किया, परंतु उसी परिस्थिति में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव था। इसलिए ऐसे लोग पछतावा से प्रकट न करते थे, परंतु राजा के लिए चिंतित दिखाई पड़ते थे। केवल जनार्दन कम से कम ऊपर से चिंतित नहीं दिखाई पड़ता था। सभी जो अगुओं के मन में एक बात ही थी, राजा की समाप्ति कब शीघ्रतापूर्वक हो और कब राज्य सत्ता किसी अच्छे आदमी के हाथ में आए। केवल देवी सिंह भगवान से राजा के स्वास्थ्य भला के लिए दिन में एक आधा बार प्रार्थना कर लेता था।
लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि सैनिकों का विश्वास लोचन सिंह के बल विक्रम पर और जनार्दन की दक्षता और कुशलता पर है। जनार्दन अपनी आर्थिक समर्था और व्यवहार पटुलता के कारण पंचनंद पर सेना के विश्वास का स्तंभ हो गया और खुल्ले में खुल्ला कोई रानी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी। लोचन सिंह के पास न कोई षड्यंत्र था और न ही कोई षड्यंत्रकारी दल। षड्यंत्र की समिष्टि के लायक गुज्जर सिंह में न तो यशोस मानसिक चपलता थी और न ही किसी षड्यंत्र के प्रबल नायकता के लिए पूरी नैतिकहीनता। भीतर पलों में षड्यंत्र बनते और बिगड़ते रहते थे, परंतु उसके लिए योग्य संचालक की अटक थी। 2 दिन के बाद बड़ी रानी ने गुज्जर सिंह को बुलाकर प्रस्ताव किया। दलीप नगर तुरंत लौट चलो, प्रयत्न करता हूँ, उत्तर मिला। गुज्जर सिंह वहाँ से जाने को ही हुआ था कि रामदयाल रोती सूरत बनाए आया और बोला, ककाजू। रामदयाल ने कहा, जमानाजी से रज और गंगा जल मंगवाने का हुक्म हुआ है, चलना होवे। क्या दशा बहुत बिगड़ गई है? रानी ने कपित स्वर में पूछा। हाँ महाराज, कहकर रामदयाल छोटी रानी के पास चला गया। उसी समय जनार्दन वहाँ आया। रानी का आड़ में हो गई उत्तर देने वाली दासी जिसे जवाब करते हैं। रानी के कहलाने से बोली, कहिए महाराज का हाल अब कैसे हैं? पहले से बहुत अच्छा है, जनार्दन ने उत्तर दिया। उन्हें खूब चेत है, परंतु अंत समय दूर नहीं मालूम होता है। बार बार देवी सिंह का नाम ले रहे हैं। वह महाराजा के पास ही बैठे हैं। दावत कलम मंगाई थी। गुज्जर सिंह ऐसे हिला जैसे किसी एकाएक झोंकेदार डाला हो। बोला, दावत कलम किस लिए मंगाई थी? स्पष्टता के साथ जनार्दन ने जवाब दिया, कदाचित अपना अंतिम आदेश करना चाहते हैं। दावत कलम पहुंच गई, कागज़ पर कुछ लिख भी चुके हों। गुज्जर सिंह सन्न होकर बैठ गया। जनार्दन चला गया। खंड 17। उसी समय पंचनंद की छावनी में हकीम आगा हैदर आ गया। आते ही उसने जनार्दन से कहा, यहाँ आकर बहुत बुरा किया। क्या राजा को मारने के लिए आए थे? नहीं, उनकी इच्छा उन्हें यहाँ ले आई। अब वह जा रहे हैं ऐसी जल्दी? उफ! यह सब पीछे सोचिएगा। राजा के पास तुरंत चलिए। दोनों जा पहुँचे। लोचन सिंह दवा दारू के व्यस्त था। देवी सिंह राजा के पास बैठा उनकी देखभाल कर रहा था। छोटी रानी एक और पर्दे में बैठी हुई थी। संकेत में आगा हैदर ने अपने लड़के के राजा की दशा पूछी। उसने सिर हिलाकर निराशा सूचक संकेत किया। राजा क्षीण स्वर में बोले, हकीम जी कहाँ थे? कांपते हुए गले से आगा हैदर ने कहा, कदमों में। आज सब पीड़ा खत्म होती है हकीम जी, राजा सिसकते हुए बोले। रोते आगा हैदर ने कहा, हुजूर कि ऐसी अच्छी तबीयत बहुत दिनों से देखी गई थी, आशा होती है। राजा ने हाथ हिलाकर सिर पर रख लिया। हकीम जी कल भी गए थे महाराज, वह अलमर्दाना को किसी गड्ढे में खपने की चिंता में हैं। लोचन सिंह ने राजा के शायद प्रश्न करने के लिए कहा। आगा हैदर ने हाथ जोड़कर लोचन सिंह को वर्जन किया। हकीम जी, लोचन सिंह ने धीरे से कहा, क्षत्रिय न तो रण की मृत्यु से डरता है और न घर की मृत्यु से। इतने में एक और पर्दे में बड़ी रानी भी आ बैठी। रामदयाल ने छोटी रानी के पास से आकर जनार्दन से जरा जोर से कहा, आप सब लोग बाहर हो जाएं, ककाजू दर्शन करना चाहती है। राजा ने यह सब वार्ता कुछ सुन ली, कुछ समझ ली। टूटे हुए स्वर में बोले, तब सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं मरने को हूँ। गुज्जर सिंह कहाँ हैं? गुज्जर सिंह तुरंत हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए और गला रुक गया। कुछ कहने को हुए न कह पाए। गुज्जर सिंह की आंख भी डबडबा सी गई। जनार्दन इस तरह बहुत ही सतर्क था। दृष्टि तुसी हुई थी और सारी देख कुछ करने के लिए सीधी हुई। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे कि महत्वपूर्ण नाटक का सूत्रपात्र हो। उसने लोचन सिंह की ओर देखते हुए कहा, इस समय महाराज की बात करने में जितना कम कष्ट हो, हम उतना ही बड़ा सौभाग्य समझेंगे। लोचन सिंह के गुज्जर सिंह के पास जाकर कहा, राजकुमार जरा इधर आइए। इच्छा विरुद्ध गुज्जर सिंह दूरी और 2-3 कदम फासले पर हट गया।
जनार्दन दवत कलम और कागज़ लेकर राजा के पास जाकर झुक गया। राजा असाधारण चिक्कार के साथ बोले, मुझे क्या तुम सब ने पागल समझ लिया है? और तुरंत अचेत हो गए। रामदयाल झपट कर राजा के पास आना चाहता था। लोचन सिंह ने रोक लिया। गुज्जर सिंह ने हकीम से कहा, आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने यह क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हकीम जी ने आंख मलते हुए कहा, यह दुधरा खड़ा भी आज किसी शोभ में आ गया है। लोचन सिंह की ओर से इंद्रित करके गुज्जर सिंह ने दबे गले से कहा और धनतापूर्वक अपने पिता के पैताने जाकर खड़ा हो गया। लोचन सिंह धीरे से बोला, महाराज जिसे चाहेंगे उसे लिख देंगे, किसी को उनसे अपनी मांग चुंग नहीं करनी चाहिए। एक क्षण बाद राजा को होश आता देख जनार्दन को जोर से कहा, कलम दवात मंगवाई थी सो आ गई। देव सिंह की ओर आदेश हुआ, वह वहाँ उपस्थित है, मुझे किस लिए? परंतु सुनाई नहीं पड़ा। जनार्दन ने आग्रह के ऊंचे स्वर में कहा, अब आज्ञा हो जावे। राजा ने कुछ मुंह में कहा। एक कोने से देवी सिंह ने पूछा। जनार्दन ने मानो कुछ सुना हो, बोला, बहुत अच्छा महाराज, यमुना जी के रज और गंगा जल ये हैं, वह सामग्री पास ही रखी थी। रामदयाल ने छोटी रानी के पर्दे के पास से चिल्लाकर कहा, हकीम जी यहाँ जल्दी आइए। हकीम राजा को छोड़कर नहीं गया। तब रामदयाल चिल्लाया, गुज्जर सिंह राजा आप ही इधर तक चले आओ। जैसे किसी ने ढकेल दिया हो, उसी तरह गुज्जर सिंह छोटी रानी के पर्दे के पास पहुंचा। छोटी रानी ने सबके सुने लायक स्वर में कहा, भकुए बने खड़े क्या कर रहे हो? तमु राजा के कुंवर हो, क्यों हम अपना हक मिटाने देते हो? जाओ राजा के पास अपना हक लिखवा लो। लोचन सिंह बोला, राजा जिसे देंगे वही पावेगा, यह ज़बरदस्ती नहीं लिखवाया जा सकता है। गुज्जर सिंह राजा के पलंग की ओर बढ़ा। इतने में जनार्दन ने कहा, महाराज देवी सिंह का नाम ले रहे हैं, सुन लो चामुंडा राय। लोचन सिंह सुन लो, हकीम जी सुन लो, गुज्जर सिंह राजा सुन लो, काकू जी और सब चुप रहो। लोचन सिंह बोला, आप झूठ थोड़ी ही कह रहे हैं। राजा ने वास्तव में देव सिंह का नाम 2-4 बार उच्चारण किया है, परंतु क्यों किया था, इस बात के सिवा जनार्दन के और कोई नहीं बतला सकता था। जनार्दन ने और किसी और ध्यान दिए बिना ही खूब चिल्लाकर राजा से कहा, तो महाराज देव सिंह को राज्य देते हैं? राजा ने केवल देव सिंह नाम लेकर उत्तर दिया और राजा देर तक सिर कांपते रहे। होठों पर कुछ शब्द हिले परंतु सुनाई कुछ भी नहीं पड़ा और लोगों के मन में संदेह जागता हुआ हो या न हुआ तो परंतु लोचन सिंह के मन में कोई आश्चर्य अंश न रहा। जनार्दन ने राजा के हाथ में कलम पकड़ा कर कहा, तो लिख दीजिए इस कागज पर। देव सिंह राजा हुआ। राजा का हाथ असत था किंतु किसी क्रिया के लिए जरा हिल उठा। सबने देखा जनार्दन ने तुरंत उस हिलते हुए हाथ को अपने हाथों में पकड़कर कागज़ पर लिखवा लिया। देव सिंह राजा हुए। उसके नीचे राजा की साइन भी करवा ली। रामदयाल चिल्लाया, काकाजू की मर्जी है कि यह सब जाल है, महाराजा कुछ सुन या समझ नहीं सकते। राजा गुज्जर सिंह महाराज हो सकते हैं और किसी का हक नहीं है। बड़ी रानी के कलवाया पहले भली भांति जांच कर ली जाए कि महाराजा ने अपने चेत में यह आदेश लिखा या नहीं। व्यर्थ का बखेरा नहीं करना चाहिए। बड़ी रानी की ओर हाथ बढ़ाकर जनार्दन बोला, बड़ी काकाजू को जानने में आवो की राज्य कुंवर देव सिंह को ही दिया गया है। छाय धाय धाय उधर तोपों का शब्द हुआ। महाराजा देव सिंह की जय। तुमुल स्वर में कोठी के बाहर सिपाही चिल्लाए। इतने क्षण में स्वर में गुज्जर सिंह, फिर कहाँ गुज्जर सिंह और रामदयाल ने सुना, शायद जनार्दन ने भी। गुज्जर सिंह बोला, अब भी छत और ध्रुत न करते चले जाएं, वो मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं, देव सिंह ने कहा। नहीं, जनमर्दाना बोला। आगा हैदर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। छोटी रानी पर्दे से चिल्ला उठी, कायर डरपोक, क्या राज्य ऐसे लिया जाता है? पर्दा जोर से हिला, मानो रानी सबके सामने किसी भयंकर वेश में आने वाली है। रामदयाल लपक कर दरवाजे पर जा डटा। गुज्जर सिंह ने तलवार खींच ली। इतने में लोचन सिंह आ गया। बोला, यह क्या है गुज्जर सिंह राजा? ये लोग मुझे अब अपने राज्य में वंचित करना चाहते हैं। दाऊजी काकाऊजी ने अभी नाम लेकर मुझे राज्य दिया है। तलवार मारने में राजा।
लोचन सिंह ने कुज्जर सिंह के पास जाकर झपट कर कहा, जो कुछ महाराज ने किया है वह सब मेरे देखते सुनते हुआ है, धोखा है। रामदयाल चिल्लाकर छोटी रानी के दरवाजे पर डटे हुए बोला। राजा अधश्वास लेने लगे हैं। राज्य की अवस्था के उपस्थिति लोगों के बढ़ते हुए क्रोध पर छपी सी लगा दी है। राजा को भूमि पर शहद दे दी गई है, मुंह में गंगा जल डाल दिया गया और तोप और जय जयकार के नाद में राजा नायक सिंह की संसार यात्रा समाप्त हो गई। खंड 18 जनार्दन प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और लोचन सिंह प्रधान सेनापति। इसी बीच दिल्ली से जो समाचार अलमर्दाना को मिला उसकी बहुत ही चिंताएं दूर हो गईं। उसने दलीप नगर पर आक्रमण करना निश्चित कर लिया। यदि अलमर्दाना को वह समाचार कुछ दिन पहले मिल गया होता तो शायद वह पंचनंद पर ही युद्ध ठठाने की चेष्टा करता, परंतु इसकी संभावना थी बहुत कम, क्योंकि बहुत दूर न होते हुए भी कालांपी से पंचनंद पर तोपों का घसीट ले जाना काफ़ी समय ले लेता। थोड़ी दिनों बाद यह सेना कालपी से चल पड़ी। उधर दलीप नगर में भी खूब तत्परता के साथ जनार्दन और लोचन सिंह द्वारा सैन्य संगठन होने लगा। प्रजा में विश्वास का संचार हुआ। देव सिंह इस तरह राज सिंहासन में बैठने लगा जैसे दरिद्र या समाज स्थिति को लघुता ने कभी उसका संपर्क ही न किया हो। उसी समय समाचार मिला कि कुज्जर सिंह ने कुछ सरदारों के साथ लेकर सिंहगढ़ पर कब्जा करके विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया है। जनार्दन ने यह भी सुना कि छोटी रानी कुज्जर सिंह को उखाड़ने और द्रव्य आदि से सहायता करने में कोई संकोच नहीं कर रही है। इस पर भी न राजा ने उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने का लक्षण नहीं दिखाया। इसी बीच खबर लगी कि अलमर्दाना सेना लेकर राज्य की सीमा के पास से होता हुआ बढ़ता आ रहा है, शायद कहीं और जा रहा हो। कम से कम अपनी तरफ से कारण न उपस्थित किया जाए। अपनी तरफ से कोई कारण ऐसा उपस्थित नहीं करना ही स्वाभाविक था। ऐसी दशा में उसे लड़ने के लिए सेना भेजना राजा देवी सिंह से उचित नहीं समझा, परंतु अपने यहाँ चौकसी रखी कुज्जर सिंह को सिंहगढ़ से निकाल भगाने के लिए सिंहगढ़ में घेर लिया गया। सिंधु नदी सांप की तरह कतराती हुई इस किले के नीचे से बहती चली गई। नदी के उस और भयानक जंगल था। किले में खाद्य सामग्री थोड़ी दिनों के लिए ही थी। घेरा प्रचंड और निश्चितता के साथ पड़ा। किले के बाहर निकल कर लड़ना आत्मघात से भी बुरा था। किले की दीवारों पर तोप निरंतर गोले फेंकने लगी। बचने का कोई उपाय न देखकर जो कुछ कुज्जर सिंह को अनिवार्य दिखाई पड़ा वही निश्चित किया, अर्थात लड़ते लड़ते मर जाना। मौका मिलते ही रामदयाल की छोटी रानी के कान भर दिए। रानी के क्रोध का पार न रहा, बोली, मैं तब अन्न जल ग्रहण करूंगी जब जनार्दन का सिर काट कर मेरे पास ले आवोगा। रामदयाल को विवश हुआ। वह रानी के हठी स्वभाव को जानता था। उसकी यह कल्पना न थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बोला, अभी काकू जी की देरी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तब इस काम होने में देर नहीं लगेगी। यदि जनार्दन मारा डाला गया तो मानो राज्य समाप्त हो गया। उसी के प्रपंच से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ। उसी के षड्यंत्र से राज अधिकार से वंचित रही। बोल, तू उसका सिर काट सकेगा? मैं आज्ञा पालन से कभी न हिचकूंगा। रामदयाल ने उत्तर दिया। फिर चाहे चरणों की सेवा में मुझे अपने प्राण भले ही उत्सर्जित करना पड़े तब ठीक है, रानी ने जरा संतोष के साथ कहा, परंतु अन्न जल तभी ग्रहण करूंगी। रामदयाल ने विषमता के प्रयोजन से कहा, कलापी के अलमर्दाना की सेना आ रही है, आती होगी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। इधर से सिंहगढ़ की ओर सेना भेजी गई है, बहुत सी तोप भी गई है। जनार्दन को इस समय अलमर्दाना इतना शत्रु नहीं जान पड़ रहा है जितनी कुज्जर सिंह राजा। रानी ने चकित होकर पूछा, कुज्जर सिंह को समाचार भेज दिया या नहीं? उत्तर दिया, कड़ा पहरा बिठवाया गया है, गुप्तचर वेश बदलकर घूम रहे हैं, वहाँ जाने के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं है। रानी बोली, तुम किसी तरह उसके पास यह समाचार पहुँचा दो कि सिंहगढ़ की रक्षा के लिए अधिक मनुष्य एकत्र कर लो, तब तक मैं अन्य सरदारों को ठीक करती हूँ। सिर झुलाते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक रामदयाल ने कहा, सेना को सिंहगढ़ की ओर
गए हुए देर हो गई है। बहुत तेज घोड़े की सवारी से ही इस सेने से पहले सीकर पहुंचा जा सकता है। इधर जनार्दन की हम लोगों पर बड़ी पैनी आँख है, कोई अन्य विश्वसनीय आदमी हाथ में नहीं है। अच्छा, मैं पुरुष वेश में सीकर जाती हूँ। रानी ने तमक्कर कठिनाई का निराकरण किया। देखे मेरा कोई क्या करता है। परंतु धीरे से रामदयाल ने कहा, महाराज, इस तरह अपने महल को छोड़कर स्वयं देश निष्कासित होने से कुज्जर सिंह राजा को कोई सहायता आपके द्वारा नहीं मिलेगी और निश्चित स्थान से अनिश्चित स्थान में भटकने की नई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। रानी की आंख से चिंगारी छूट पड़ी। दलीप नगर के इस बिल में चूहे की मौत नहीं मरूंगी। रानी ने कहा, बड़ी की तरह नहीं हूँ कि एरो गैरो का उस पवित्र सिंहासन पर बैठना सह लूँ। घोड़ा तैयार करवा लो, हथियार और कवच लाओ। रामदयाल आज्ञापन के लिए चला, फिर लौट कर खड़ा हो गया। रानी डपल कर बोली, क्या मैं यही तेरी खाल खींचूं? जानता है छत्री कन्या हूँ, अपने हाथ से भी घोड़े पर जीन कस सकती हूँ। महाराज, दयाराम घबराया। रानी ने अपने कोषागार से तलवार डाल और 2 पिस्तौलें निकाल ली। मुस्कुरा कर कहा, जैसे सावन की अंधेरी रात में बादलों के भीतर बिजली की एक रेखा थिरक गई हो, मुझे हथियार उठा लेने का प्रयत्न न करना पड़ेगा। घोड़ा कस सकेगा? महाराज, रामदयाल ने कपित स्वर में कहा, मैं भी साथ चलूँगा। यदि सर्वनाश ही होना है तो हो, नहीं तो पीछे मेरी लाश की किसी घोड़े पर गीध और गिधारो नोचेंगे। रानी थक कर चौकी पर तकिए से सहारे बैठ गई। एक क्षण बाद पूछा, बोला, क्या कहता है? रामदयाल ने शिथिलता के साथ उत्तर दिया, अलमर्दाना की सेना दलीप नगर पर आक्रमण करने आ रही है। अभी दूर है, परंतु थोड़ी दिन में अवश्य ही निकट आ जाएगी। जनार्दन उस सेना से युद्ध करने को तैयार कर चुका है। लड़ाई अवश्य होगी, संधि के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यह सब क्या पहेली है रामदयाल? रानी ने झुलसा कर पूछा। सीधी तरह कह डाल जो कुछ कहना हो। रामदयाल ने उत्तर दिया, अन्नदाता अलमर्दाना ने अपने राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ा। तलोचन सिंह दाऊ जी से नहाक उसकी फौज को एक सरदार को मार डाला। यदि वह बदला लेने के लिए आ रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंदिर और दुर्गा जी के अपमान की बात बिल्कुल ही बनावटी है। अलमर्दाना को केवल रुपये से गर्ज है। रानी उठ खड़ी हुई, आंख जल रही थी, परंतु धीमी स्वर में बोली, देख रामदयाल, यदि तू पागल हो गया है तो मेरी कोई दवा दारू न होगी। यदि तेरी बात समाप्त हो गई हो और तू अचेत न हो, तुरंत घोड़ा कस ले। रामदयाल वहाँ से नहीं टला। शीघ्रतापूर्वक बोला, कई बार दिल्ली के बादशाहों का साथ इस राज्य ने दिया है। अब की बार दिल्ली के सरदार से यदि सहायता ली जाए तो क्या बुराई है। रानी बैठ गई, सोचने लगी, सोचती रही। रामदयाल बीच में बोला, अलमर्दाना से बरनगर वाले नहीं लड़ रहे हैं, विराटा का दागी राजा नहीं लड़ रहा है। दलीप नगर को ही क्या पड़ी है जो व्यर्थ का बैर विसावे। उसकी सहायता से यदि आप या कुज्जर सिंह राज्य सिंहासन में पा सके तो कोई अनुचित बात नहीं है। रानी ने थोड़ी देर में बहुत थके हुए स्वर में कहा, तब कुज्जर सिंह के पास न जाकर अलमर्दाना के पास जा, मेरी राखी लेता जा। यदि वह मंदिर तोड़ने के लिए आया हो तो बिना कोई बातचीत किए तुरंत लौट आना। खंड 19। कुछ दिन पीछे विराटा में भी खबर पहुंची कि कलापी के सूबेदार अलमर्दाना की सेना पालन में पहुंच गई है, मंदिर तोड़कर नष्ट कर दिया है और कुमुद को लक्ष्य करके दलीप नगर पर आक्रमण करने वाली है। यह समाचार वहां पहले ही पहुंच गया था कि दलीप नगर का राज्य किसी एक अप्रसिद्ध दरिद्र ठाकुर देव सिंह को मिल गया है। जिस तरह मिला है, यह बात भी नाना रूप धारण करके वहां पहुंची थी। विराटा छोटा सा राज्य था, परंतु वहाँ का राजा सबदल सिंह सावधान और दिलेर आदमी था। मालूम था कि इस लड़ाई का कारण मंदिर की मूर्ति और कदाचित कुमुद है। उसे वह सुरक्षित रखे हुए था। जब उसके पड़ोस में होकर अलमर्दाना को सेना निकाली तब उसने कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि खातिर से पेश आया, जिसे अलमर्दाना को कोई संदेह न हो। इधर उधर के समाचार कुमुद को बहुत कम मिलते थे।
रात को नरपति से जो कुछ मालूम होता था उसमें जो है संसारिक समाचारों का समावेश बहुत कम रहता था। उस दिन जो कुछ गोमती ने सुना उससे उसकी विचित्र दशा हो गई। वह कुमुद से कुछ कहना चाहती थी, पूजा और पुजारियों की भीड़ के मारे दिन में अवसर न मिला। दोनों रात गए अपनी कोठरी में चली गई। कुमुद की विश्राम की ओर प्रवृत्त होते देख गोमती ने कहा, क्या नींद आ रही है? बड़ी क्वाल्त हूँ गोमती, आज कल काम के मारे जी बेचैन हो जाता है। मूर्ति से वरदान न मांग कर लोग मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। मैं तो दुर्गा से केवल प्रार्थना करती हूँ, स्वयं किसी को कुछ न दे सकती। गोमती उन सांस लेकर बोली, उधर के समाचार सुने हैं? युग परिवर्तन सा हुआ है। क्या हुआ है गोमती? कुमुद ने जरा रुचि दिखाते हुए पूछा। अब राजा कौन हुआ है? युवराज को गद्दी मिली होगी। उठती हुई उत्कृष्टा के शांत कर कुमुद ने पूछा। सो नहीं हुआ। संयंत आवेश के साथ गोमती बोली, राजकुमार को नहीं दूसरे को राज्य देकर मरे हैं। बड़े कुतूहल के साथ कुमुद ने प्रश्न किया, किसको गोमती, किसको? देवी का वरदान खाली नहीं जाता। गोमती ने कहा, देवी का पूजा रीति नहीं पड़ती। तुम जो कुछ सुना हो मुझे सविस्तार बताओ, कुमुद ने उत्कृष्टा के साथ कहा। गोमती चुप रही, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद बोली, जिसने उस दिन पालर की लड़ाई में राजा के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर को लगभग कटवा दिया था। कुमुद ने अनसुनी सी कह के कहा, राजकुमार का क्या दोष समझा गया? इस कृतज्ञ का मूल कारण राजा का पागलपन न समझा जाए तो क्या समझा जाए? पागलपन नहीं था जीजी, गोमती ने दृढ़ता के साथ कहा। इस नए संबोधन में कुमुद बहुत ही संतुष्ट नहीं हुई, परंतु उसी समय सहज मधुर स्वर में बोली, तो क्या था गोमती? राजकुमार दासी से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें राज्य नहीं मिला। गोमती ने स्वाभाविक गति से उत्तर दिया। लंबी सांस लेकर कुमुद ने पूछा, कौन राजा हुआ गोमती? गोमती ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैंने बताया था जिन्होंने उस दिन राजा के प्राण की रक्षा की थी। कुमुद ने भी विस्तार पूर्वक कहा, तुम्हारे दुल्हा। गोमती ने कुछ नहीं कहा। खंड 20। कुज्जर सिंह के विद्रोह और अलमर्दाना की असंभावी चढ़ाई का समाचार यथासंभव टोरिया पर पहुंचा। गोमती ऐसे समय सब समाचारों को जासूस की तरह खोद निकालने में निमग्न थी। गोमती ने वार्तालाप आरंभ किया, मैंने सुना है कुज्जर सिंह ने राज्य विद्रोह किया है, सिंहगढ़ पर अनाधिकार चेष्टा से दखल कर लिया है और इस अनुचित जो धर्मपूर्ण युद्ध में मनुष्य के सिर कटवा रहे हैं। छोटी रानी जो मत राज्य के विषय देखकर मार डालना चाहती थी, उनका साथ दे रही है। गैकल की ऐसी आग दोनों से मिलकर सुलगा दी है कि दिलीप नगर का राज्य राख में मिल जाने ही को है। कुमुद के हृदय से एक उस निकली। गोमती कहती गई, इधर कालापी के मुसलमान सूबेदार ने चढ़ाई कर दी है। वह अपने विराटा के पास से लेकर आजकल में ही निकलने वाले हैं। उसका प्रयोजन पालर में मंदिर को विध्वंस करने का है। उसने आपके विषय में जो वासना प्रकट की है उसे कहने से मेरी जीव के खंड खंड हो जाएंगे। कुमुद देर तक सोचती रही, थके हुए कुछ कांपते स्वर में बोली, गोमती सो जाओ, फिर कभी बात करूंगी, नींद आ रही है। परंतु भक्त का हट चढ़ चुका था। गोमती बोली, नहीं देवी, आज वरदान देना होगा जिसमें कोई अनिष्ट न हो। यदि कहीं आपने समझ लिया कि कुज्जर सिंह का पक्ष न्याय संगत है तो दिलीप नगर का संसार भर का जो सर्वनाश हो जाएगा। यदि दिलीप नगर में धर्म मोदित महाराजा कुज्जर सिंह से हार गए, यदि अनमर्दाना ने ऐसी अव्यवस्थित अवस्था में राज्य पाया तो आपके मंदिर का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? अन्य राजा अपनी तर्जनी भी मंदिर की रक्षा में न उठ पाएंगे। विराटा राज्य में इतनी शक्ति नहीं है कि अलमर्दाना का मर्दन कर सके, इसलिए जननी रक्षा करो, बचाओ। गोमती कुमुद के पैरों से लिपट गई और आंसू से कुमुद के पैर भिगो दिए। कुमुद ने कठिनाई से उसे छुड़ाकर अपने पास बैठा लिया। सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्या चाहती हो गोमती? जो कुछ कहोगी उसके लिए माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगी। यह निश्चित जानो कि माता का मंदिर भ्रष्ट न होने पावेंगे, उसकी रक्षा भगवती करेगी।
तो मैं यह वरदान चाहती हूँ। गोमती ने अंधेरे में हाथ जोड़कर कहा, यह भीख मांगती हूँ कि गुज्जर सिंह का नाश हो, अलमर्दाना मर्दित हो और दलीप नगर महाराज की जय हो। कुमुद ने कुछ समय पश्चात शांत स्थिर स्वर में कहा, यह न होगा गोमती, परंतु मंदिर की रक्षा होगी और अलमर्दाना का मर्दन भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह वरदान नहीं है, गोमती ने प्रकट स्वर में कहा, यह मेरे लिए अभी श्राप है। मैं बताती हूँ, ठहरो, कुमुद ने कहा और कुछ क्षण तक कुछ सोचती रही। फिर दृढ़तापूर्वक बोली, तुम्हारे राजा का राज्य स्थिर रहेगा, मंदिर बचेगी और अलमर्दाना की जय न होगी। तुम्हें इससे अधिक और क्या चाहिए? गोमती संतुष्ट हो गई। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।